नमस्कार विद्यार्थियों, परिष्कार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो विज्ञान का जो मॉक चल रहा था उसका जो मॉक टेस्ट 5वां है वो करेंगे। ठीक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन, टीका जो मोती झरा जिसको टाइफाइड भी कहते हैं ये सुरक्षा प्रदान करता है। टाइफाइड टाइफाइड जिसको मोती झरा भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के कारण से होता है। इसमें शरीर के ऊपर पेट पर लाल रंग के छोटे छोटे महीन दाने बन जाते हैं, जिसके कारण से इसको मोती जरा भी कहा जाता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो टीका लगाया जाता है वो टीएबी का टीका लगाया जाता है। इसका टीएबी का, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल, टाइफाइड टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल बैक्टीरियल का टीका लगाया जाता है जो इस रोग में प्रभावी रहता है। ये देखिए, टाइफाइड जो रोग है, इस टाइफाइड में एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल परीक्षण। विडाल परीक्षण, तो विडाल परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टाइफाइड या मोती जरा। यह किसके द्वारा होता है? यह एक जीवाणु जनित रोग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, टीएबी, टाइफाइड एंटी बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? प्लेग जिसे काली मौत भी कहा जाता है, काली मौत भी कहा जाता है रोग को। यह रोग चूहों या पीशुओं के द्वारा फैलाया जाता है। लेकिन इस रोग का जो जनक है वो है एक जीवाणु। इस जीवाणु का जो नाम होगा वो होगा यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण से यह रोग होता है। तो इसका फैलाने की जगह इसका क्या हो जाएगा? वाहक। इस रोग का जनक, इस रोग का जनक क्या हो जाएगा? जीवाणु। और इस रोग का जो वाहक है वो चूहे या पीशुओं के द्वारा फैलता है। 1997 के अंदर हमारे गुजरात के अंदर सूरत शहर में यह रोग भयंकर रूप से फैला था, जिसके कारण से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि हमारे शरीर की जो लसिका ग्रंथियां होती है वो प्रभावित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन देखिए हमारा, रतौंधी रोग, रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति को कम प्रकाश में वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती। ठीक है, रतौंधी रोग में व्यक्ति को कम प्रकाश में वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती, जिसके कारण व्यक्ति को चलने में समस्या आती है। तो यह जो रोग है यह मुख्यतः विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो गाजर है। गाजर के अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में यह भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पालक में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, कमी से चर्बी होता है, बेरी बेरी किसी कमी चर्बी चर्बी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग देखने को मिलते हैं, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, जिसमें पालक की हड्डियां है वो मुड़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि रतौंधी रोग का जो कारण है वो विटामिन ए की है। इसी प्रकार अपन कह सकते हैं जो विटामिन ए है वो सर्वाधिक मनुष्य की आंखों को प्रभावित करता है। तो अपन कहेंगे विटामिन ए की कमी से मनुष्य में रतौंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? अर्थात तो थक्का बनने में थोड़ा समय अधिक लगता है, अर्थात थक्का देरी से बनता है। इसको थक्के बनने को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग। तो मनुष्य में जो ब्लड क्लोटिंग का जो समय है वो लगभग से लेकर
लगभग 8 मिनट समय बीच में बनता है। लगभग 3 मिनट से लेकर के 8 मिनट के बीच में, या 2 मिनट से लगभग 8 मिनट के बीच में बनता है। तो ये अगर हमारे रक्त में कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी जिससे रक्त का थक्का धीरे जमता है। अब देखिए मनुष्य के रक्त में, देखिए रक्त में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें एक हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, प्रो हो जाएगा फाइब्रिन, फाइब्री। तो 2 प्रोटीन है कि मनुष्य में जैसे ही चोट लगती है तो मनुष्य के शरीर लगेगा तो रक्त बाहर आएगा। रक्त में उपस्थित कैल्शियम आयन है, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन, इसको ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिन में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देगा। ये फाइब्रिन क्या करेगा, इस घाव वाली जगह पर जाकर के ऐसे दालनुमा संरचना बना देगी। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सभी फंस जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, घाव वाले स्थान पर लाल भूरे रंग का एक धब्बा बन जाएगा, जिसे ही अपन ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए विटामिन जो के है, अगर विटामिन के की हमारे अंदर कमी हो गई तो रक्त का थक्का जमने क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। एक रोग होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कल भी मैंने बताया था, कल के टेस्ट में आया था। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसको शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया है वो इस रोग की वाहक है। यह एक लिंग सहलग्न रोग है, अर्थात एक्स गुणसूत्र है उसके ऊपर इसका जीन पाया जाता है। तो यह कहेंगे एक्स हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, एक आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण से अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना में अगर खून चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का देरी से जमता है, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, लाइकेन मिश्रित जीव है। लाइकेन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सहजीवन है, सहजीवन। तो सहजीवन का जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वह लाइकेन। लाइकेन देवाल वह कवकों से मिलकर बना पादप है, सबसे सरल प्रकार के पादप है, और कवक पंजाई होते हैं। ये दोनों मिलकर सेवाल क्या करता है, ये भोजन देता है, बदले में तो कवक क्या करता है, इसको कुछ कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है। तो देखिए दोनों का एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और इसमें दोनों को ही फायदा होता है। तो दीवाल और कवक दोनों मिले, अधिकांश भाग लगभग 60% भाग कवक होता है और 40% भाग क्या होता है, दीवाल होता है। ठीक है ना, दीवाला कवक होते हैं वो लगभग 60% होते हैं। अब देखिए तो लाइकेन है, पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के अच्छे सूचक, यानी अच्छे सूचक यानी वातावरण में सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अगर उस वातावरण में लाइकेन पहले से मौजूद है तो जहाँ पर सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन हो जाएंगे तो वहां पर जो लाइकेन है वो नष्ट हो जाएगा, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ गया है। तो अपन कहेंगे तो लाइकेन होती है ये पर्यावरण प्रदूषण की अच्छी सूचक होती है। एक लाइकेन की है कवक दीवार से मिलकर बनता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, खाद्य का संग्रह करता है, वह क्या कहलाता है। तो हमने पिछले वाले में देखा था कि आलू है वो कंद का उदाहरण है, आलू भी क्या है, तना है, आलू भी क्या है, तना है।
मूली है वो क्या है, जड़ है। गाजर है वो भी क्या है, जड़ है। शकरकंद भी क्या है, जड़ है। और जो हल्दी है, हल्दी किसका उदाहरण हो जाएगी, प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। आलू, इसमें आलू आ जाएगा, अदरक आ जाएगी, हल्दी आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अदरक का वह तना जो मिट्टी के अंदर भोजन इकट्ठा करके फूल जाता है, रूपांतरित हो जाता है, वह प्रकंद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अफीम के पौधे, अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपर सोमनीफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपर सोमनी के का सदस्य का। अफीम के अंदर लगभग अपन कहेंगे 25 से अधिक प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से मुख्य मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, पेपरिन आदि एल्केलॉइड होते हैं। ये जो मॉर्फिन, कोडीन है, ये जो मॉर्फिन है तो दर्द निवारक औषधि में किया जाता है, पेन किलर औषधि में किया जाता है। तो अफीम का जो पौधा होता है उस पर एक विशेष प्रकार का फल लगता है। ठीक है। उस फल से क्या है, ये अफीम प्राप्त की जाती है। तो इसका जो कच्चा फल होता है इस पर चाकुओं से चीरा लगा दिया जाता है, तो जिससे एक दूध का प्राप्त होता है, जिसे लेटेक्स बोलते हैं। इससे हम ये प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो कच्चे फलों का दूध है वो इसका सबसे भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मिर्ची कैप्सिमम एनुअस का, हरी मिर्ची का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैप्सिमम एनुअस। तो ये जो मिर्ची है इसके अंदर जलन पैदा होती है, वो क्या कारण है, तो इसमें देखिए तो मिर्ची के अंदर जो जलन पैदा होती है इसमें एक एल्केलॉइड पाया जाता है जिसका नाम क्या है, कैप्सिसिन। कैप्सिसिन के कारण से इसमें क्या उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जैविक पदार्थ अजैविक पदार्थों पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं, अजैविक पदार्थ जैविक पदार्थों पर अपना क्या प्रभाव डालते हैं। अर्थात अपन कहेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान की वह शाखा है, पारिस्थितिकी विज्ञान की, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भारतीय प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारत का पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक के अंतर्गत पादप और प्राणी आ जाएंगे, जबकि जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक में प्रकाश, ताप, आर्द्रता, नमी, जल, वायुमंडल, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी, मिट्टी है, पहाड़ है, नदियां है, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, अजैविक घटकों में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। अर्थात हम जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जैविक और अजैविक घटक मिलकर करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं एक होते हैं उत्पादक, क्या होते हैं, उत्पादक, और एक होते हैं उपभोक्ता। तीसरे इनको अपघटक भी कह सकते हैं, तीसरा होता है अपघटक। तो जो उत्पादक होता है ये हरे पादप होते हैं, हरे पादप। और जो उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, चरम उपभोक्ता होते हैं। और जो अपघटक होते हैं ये मुख्यतः जीवाणु या कवक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं।
जीवाणु या कवक होते हैं। जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ सड़ता है या कोई भी नष्ट होता है या कोई भी जीव मरता है तो उस समय ये जो सूक्ष्म जीव जीवाणु और कवक है ये उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग केवल कौन कर सकते हैं, हरे पादप कर सकते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे और भोजन बना करके क्या करेंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो हरे पादप होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, द्वितीय को तृतीय खाता है, तृतीय को शीर्ष उपभोक्ता ग्रहण करता है। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो एकमात्र स्रोत है वह है सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य बालिका यानी लड़की, सामान्य बालिका शिशु में अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो हमने लिंग निर्धारण में देखा था कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो नर है उसके अंदर दो प्रकार के एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो मादा होती है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब नर का एक्स गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की पैदा होती है। लड़की, इसका मतलब जो लड़की पैदा होती है वो नर से भी एक्स गुणसूत्र प्राप्त कर रही है और माता से भी प्राप्त कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने माता तथा पिता दोनों से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। अगर लड़का पैदा होता है तो लड़का अपना जो एक्स गुणसूत्र है, लड़का होगा तो लड़का पिता से तो वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है और माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है। तब कंडीशन एक्स वाई वाली आती है। तो अगर यहाँ पे बालिका की जगह अगर बालक होता और यही क्वेश्चन होता तो कि एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता कि केवल अपनी माता से करता है एक्स गुणसूत्र। लेकिन यहाँ पे बालिका है तो बालिका माता से भी एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है और पिता से भी एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य मानव नर में गुणसूत्र का गठन होता है। हम जानते हैं कि मानव के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या वो 46 होती है। कितनी होती है, 46, जिनमें 46 का मतलब 23 जोड़ी, 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी होते हैं वो तो होते हैं अलिंगी, जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, ऑटोसोम्स। और जो एक जोड़ी होते हैं वो होते हैं एलोसोम्स, लिंगी, लिंगी या एलोसोम्स, एलोसोम्स। तो देखिए इनमें हम देखते हैं कि जो 22 जोड़ी है वो तो नर और मादा में समान होते हैं, यानी 44 गुणसूत्र तो नर और मादा में समान होते हैं। जो एक जोड़ी होते हैं वो नर में तो होते हैं 44 प्लस एक्स वाई और मादा में क्या होते हैं एक्स एक्स। तो कुल मिलाकर के ये मादा की कंडीशन आ गई। क्वेश्चन क्या होगा, नर में, तो नर की बात आ गई तो 44 प्लस एक्स वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम देखते हैं कि धातुओं में जंग लगने से धातुओं के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों में भी परिवर्तन होता है, धातुओं के भार में भी परिवर्तन होता है, आकार में भी परिवर्तन होता है और उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार धातुओं में जो जंग लगता है तो वह एक प्रकार का किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से जंग होता है, यानी कहने का मतलब है जब लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो यह आयरन ऑक्साइड के रूप में होती है। इसके रूप में होती है, आयरन ऑक्साइड के रूप में क्रिया होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि लोहे पे या पर जंग लगने से क्या होता है, लोहा वायुमंडल में मौजूद नमी के साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है और वह आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका पूरा नाम है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये कुछ नहीं है, का मुख्य घटक है, का मुख्य घटक है। यानी हमने पिछले जो मॉक टेस्ट देखा था उसमें आई थी LPG, तो LPG का जो मुख्य घटक था वो कौन सी गैस थी? ब्यूटेन। तो CNG का जो मुख्य घटक है ये मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? मीथेन, CH4। तो अब देखिए जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, इस यह प्राकृतिक रूप से जो तेल के कुएं हैं, जो पेट्रोलियम के कुएं हैं, वहां पर से प्राप्त होती है। यह एक अच्छा ईंधन है। तो इसके साथ साथ यह जलने पर प्रदूषण भी कम देती है, इसलिए वाहनों में ईंधन के रूप में आजकल इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यह हल्की होती है, अगर इसका रिसाव भी हो जाता है तो दुर्घटना होने की संभावना कम रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई हाइड्रोकार्बन, अन्य कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो गोबर गैस होती है, तो गोबर गैस में भी जो मुख्य गैस होती है वो मीथेन ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? तो इसके लिए इसमें मरकैप्टन या थायोल नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके कारण से प्रकार की गंध आती है। ठीक है, जिससे इसको पहचान लिया जाता है। ठीक है, और दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। LPG का मुख्य घटक अभी बताया था, क्या होता है? ये रसोई गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग है वो रसोई घरों में सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से जल क्या होता है? तो जल एक पेरोक्साइड होता है, एक ऑक्साइड होता है, एक हाइड्रोक्साइड होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? हम जानते हैं कि जो जल का जो सूत्र होता है, जल का सूत्र होता है, तो क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O। रासायनिक रूप से जल क्या होता है? एक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एक ऑक्साइड होता है। तो रासायनिक रूप से जल क्या होगा? एक ऑक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसको मैग्नीशियम का दूध भी कहा जाता है? मैग्नीशियम का दूध हम जानते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। यह एक एंटीसिड के रूप में काम में ली जाती है। एंटीसिड का मतलब जब हमारे पेट में अम्लीयता बन जाती है तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए है काम में ली जाती है। इस चीज को मैग्नीशिया कहते हैं। यह एक क्षार है, पीएच है वो लगभग 10 के करीब होती है, 10 के करीब होती है। जब हम जब अत्यधिक मसालेदार खाना का सेवन कर लेते हैं तो उस समय पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा बन जाता है, जिसके कारण से पेट में जलन होती है। तो उस पेट की जो अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए यह काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में एक ही धातु पाई जाती है जो कि पारा या मरकरी। और पारा और मरकरी का जो सूत्र होता है Hg होता है। इसका उपयोग आपको थर्मामीटर में बताया था, स्पाइगमोमेनोमीटर में बताया था, बेरोमीटर में बताया था। ठीक है, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा, निकल, क्रोमियम, लोहा, निकल प्लस क्रोमियम, इससे जो मिलकर बनने वाली जो मिश्र धातु है उसका नाम है स्टेनलेस स्टील। क्योंकि हमने देखा था कि ये तो जर्मन सिल्वर है ना, जर्मन सिल्वर है ये पूरा। जर्मन सिल्वर तो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से मिलकर बनती है। कौन सा है? वो कॉपर प्लस टीन से मिलकर बनता है। बेरिलियम है
ये है ड्यूरेलियम है, इसको मैग्नीशियम भी कहा जाता है। इसमें एल्यूमिनियम होता है लगभग कितने परसेंट, 96% एल्यूमिनियम होता है, प्लस 4% इसमें कॉपर होता है, प्लस 1% इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यह ड्यूरेलियम या मैग्नीशियम एक हल्की धातु होती है। इसका उपयोग वायुयान या प्रेशर कुकर बनाने में किया जाता है। वायुयान की जो बॉडी होती है, क्योंकि यह मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है वायुयान की बॉडी बनाने में और प्रेशर कुकर बनाने में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और सर्वप्रथम जो बनाई गई मिश्र धातु थी वो कौन सा थी, तो अपन ब्रोंज कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। हम जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रकाश वो गति करता है। तो प्रकाश की जो सर्वाधिक चाल होती है वो निर्वात में होती है। निर्वात के बाद में गैस में, गैस के बाद में द्रव में होती है। सबसे कम प्रकाश की चाल कितनी है, ठोस में होती है। हमने पीछे वाले मॉक टेस्ट में देखा था कि प्रकाश को पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लगभग 8 मिनट और 14 सेकेंड या 8 मिनट या 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जब सूर्य से जो प्रकाश चलकर आता है वो किस स्पीड से धरती की ओर गति करता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, इसलिए उसे आने में लगभग 8 मिनट और 14 सेकेंड का समय लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका एक है, तो देखिए ल्यूमेन ज्योति के फ्लक्स का है, ज्योति की तीव्रता का है, प्रदीप्त घनत्व का है या चमक का है। तो ल्यूमेन किसका प्रतीक हो जाएगा, यहाँ पे ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का, किसका हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक जाएगा। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे क्या होती है, तरंगे, चुंबकीय तरंगे, ये विद्युत प्रकार की तरंगे होती है, दोनों का गुण पाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है और कौन सी है, प्रकाश तरंगे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति, दीर्घ दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु होता है वह कितनी डिस्टेंस पर होता है। तो इसमें देखिए जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके लिए यह आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी। कितनी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हो जाएगा उसके लिए। जैसे मनुष्य के लिए हम देखते हैं तो निकट होती है, निकट है 25 सेंटीमीटर होती है, और जो दृष्टि दूर यानी दृष्टि परास कह सकते हैं का, तो दृष्टि परास होता है तो निकट बिंदु कितना हो गया, दृष्टि परास के निकट के लिए तो होता है 25 होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर के लिए होता है अनंत, है अनंत। तो जब हमें दीर्घ दृष्टि वाले, जब हमें यह दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो उस समय यह मनुष्य यह दूरी है वह 25 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो परिष्कार का यूट्यूब का जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।